स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी किया था और लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करते हुए हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है वो रिलेशन हमने ड्राइव किया था। और फिर बायोमेटालिक स्ट्रिप को हमने डिस्कस किया था और उसकी एप्लीकेशन जो कि बायोमेटालिक थर्मोमीटर और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट था उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम गैसेस लॉज को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ मौजूद है हमारे कोर्स के अंदर। तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उन्हें डिस्कस करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गैस को जब आप स्टडी करते हैं क्योंकि हमने आगे थर्मोडायनेमिक्स में गैस को एज अ वर्किंग सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, तो गैस की तमाम प्रॉपर्टीज़ या गैस के ओवरऑल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बिहाव पर हम एक गैस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो पैरामीटर्स कौन से हैं? वो पैरामीटर्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास, जो कि नंबर ऑफ़ मोल्स में गिवन होगा हमारे पास। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम गैस को डिस्क्राइब करते हैं या गैस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। गैसेस लॉज में आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो दो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या एक एवोगैड्रो लॉ भी है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये तमाम लॉज जो हैं वो एक वक्त में दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन को बताते हैं, जबकि बाकी दो पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं। जैसा कि बॉयल्स लॉ को हम स्टडी करते हैं, तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू या P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये इक्वेशन देखिएगा, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट का इजाफा करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है जिसमें हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और देन फिर यहाँ पे आप देखें P जो है वो डिवाइड की फॉर्म में है। अगर आप इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये V से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें रिलेशन मिलेगा PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉयल्स लॉ के अंदर PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी एक सिस्टम की मल्टीपल स्टेट्स हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेट से क्या मुराद है कि आपने एक दफ़ा प्रेशर चेंज किया, एक नया वॉल्यूम मिला, आपने उसी सिस्टम का प्रेशर दोबारा सेट किया यानी कि चेंज किया तो उसका वॉल्यूम अगेन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंट प्रेशर के अगेंस्ट डिफरेंट वॉल्यूम हासिल करेंगे, ठीक है। यानी कि पहली तो ये चीज़ के इस रिलेशन का मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, और अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बात की कि अगर आप एक मखसूस सिस्टम की n स्टेट्स ले लें, यानी कि पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट, और ओवरऑल हम कितनी स्टेट कह लेंगे, n नंबर ऑफ़ स्टेट्स कह लेंगे। तो फॉर n नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमें रिलेशन मिलेगा P1 V1 वो बराबर होगा P2 V2, और वो तमाम के तमाम बराबर होंगे Pn Vn के। अच्छा, इससे मुराद क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली स्टेट में
जो प्रेशर होगा और जो वॉल्यूम होगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। देन आपने स्टेट चेंज की, नई स्टेट आपको मिली P2V2। तो आप P2 और V2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही सेम वैल्यू मिलेगी जो आपको P1V1 को मल्टीप्लाई करने से मिली थी। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू P1V1 से आपको मिलेगी वही वैल्यू आपको P2 और V2 को मल्टीप्लाई करने से मिलेगी। अच्छा, वही वैल्यू आपको फिर P3 और V3 को मल्टीप्लाई करने से मिलेगी। इसी तरह जो सबसे लास्ट स्टेट होगी जिसको हम कहेंगे N स्टेट, तो उसका प्रेशर Pn वॉल्यूम Vn होगा। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो P1V1, P2V2 और P3V3 को मल्टीप्लाई करने से मिली थी। ठीक है, तो ये बॉयज़ लॉ के अंदर P और V का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम बॉयज़ लॉ कहते हैं। ठीक है जी। देन फिर हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ में ये है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन के अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएं तो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, जबकि प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, उनका कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स बर्तन की वॉल पर, सिलेंडर की वॉल पर, सिलेंडर की जो छत है उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से वो छत जो है या पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और नतीजा क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान। देन फिर जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आप अगेन एक इक्वल और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो स्टेप में आपको नज़र आएगा। और देन फिर टेम्परेचर जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये V के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा V/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी मखसूस गैस के वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर का रेशो लेंगे, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, तो इनका जो रिलेशन है या इनका जो रेशो है वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। मीन के अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, और अगेन n नंबर ऑफ़ स्टेट्स से मुराद ये है कि आपने एक टेम्परेचर सेट किया, उसके ऊपर आपको एक वॉल्यूम मिलेगा, आपने टेम्परेचर की वैल्यू चेंज की, उस दूसरे टेम्परेचर पर आपको कोई दूसरा वॉल्यूम मिलेगा, आपने दोबारा टेम्परेचर चेंज करके कोई तीसरी वैल्यू रखी टेम्परेचर की, तो वॉल्यूम की कोई तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप तमाम स्टेट के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर को जब डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास हर स्टेट में इनके रेशो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि V1/T1, V2/T2 या V3/T3, और जो सबसे लास्ट स्टेट होगी Vn/Tn, उन तमाम की वैल्यू जो है वो आपको सेम मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, ओके। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें मालूम होनी चाहिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ में आप देखेंगे कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का कर्व मिलता है। ठीक है, और क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें आपको एक कर्व मिल रहा है। इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर की एक वैल्यू होगी। जैसा कि आप यूँ समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज़ ये प्रेशर की एक वैल्यू, इस पर वॉल्यूम की एक वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर प्रेशर की एक वैल्यू होगी, वॉल्यूम की एक वैल्यू होगी। ठीक है,
तो जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जब तक आप इस कर्व के ऊपर मूव करते रहेंगे। और क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसलिए इस कर्व को जो हमें मिलता है, इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। और मज़ीद जो दूसरा ग्राफ है, इसमें आप देखेंगे ये प्रेशर और वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए हमने P वर्सेस 1/v ये ग्राफ बनाया है। तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का। ठीक है जी। अच्छा, चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है कि चार्ल्स लॉ के अंदर जो ग्राफ है, इसमें हम ग्राफ बनाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, क्योंकि बॉयल्स लॉ में है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी इस ग्राफ के अंदर। अगर मैं आपको दिखा सकूं इस तरह से, इसको हम थोड़ा और जूम कर देते हैं, तो अब आपने इस पे गौर करना है। लेट्स सपोज कि ये कोई भी एक टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई एक वॉल्यूम मिल जाएगा। हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो जाएगा। हम टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाएंगे, वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। और ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है जो किसी भी गैस का बनाया गया होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके डिफरेंट वॉल्यूम की हम वैल्यू जो है वो नोट करते गए। ओके, हमने ये किया कि ग्राफ को हम 0 डिग्री से पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। लेट्स सपोज़ आप इस ग्राफ में देखेंगे -100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो इस ग्राफ के ऊपर जो हमने आपके पास यहाँ पे शो किया है, एक आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये वाली। तो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास यहाँ तक है। और अगर आप इसको इसी ट्रेंड को पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन का नाम हमने इसको दिया। ठीक है जी, एक्सट्रापोलेट करें आप इसको, यानी कि आपने एस्टिमेशन लगानी कि अंदाज़ा लगाना है कि अगर आप इसी बिहेवियर को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, एस्टिमेट करें आप, तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी डेफिनेटली। और क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास डेटा नहीं है उसका, हम उस तक पहुंच नहीं सकते, तो हमने उसको डॉटेड लाइन से शो किया है। ठीक है, और अगर हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाएं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को -100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करते जाएं, वॉल्यूम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जिसको आप 0 केल्विन भी कहते हैं, जब टेम्परेचर इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंचेगी, तो ग्राफ के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर आ रहा है। और वो बिहेवियर क्या है? वो बिहेवियर ये है कि जो आपका वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर जो टेम्परेचर वाली लाइन है, इस पूरी लाइन पे जब ये लाइन इसको टच करेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है
कि गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वॉल्यूम उसका कम होता जाएगा और टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो गैस लिक्विफाई भी हो जाएगी। तो वट जो भी मैटर मौजूद होगा, ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और वॉल्यूम ज़ीरो होने से आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वायलेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और यकीनन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज़ का, किसी मैटर का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैटर तो कोलैप्स हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो बॉयल्स लॉ है, जो चार्ल्स लॉ है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशंस हैं कि चार्ल्स लॉ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुकम्मल तौर पर अगर आप उसको अप्लाई करें तो वो आइडियल गैसेस के ऊपर होता है। ठीक है। रियल गैसेस के ऊपर मुकम्मल तौर पर, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पर रियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये रियल गैसेस पर एप्लीकेबल हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर स्टडी करें। यानी कि हाई टेम्परेचर पर अगर आप इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो रियल गैस के लिए वैलिड होगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। लेकिन लो टेम्परेचर पर ये वैलिड नहीं होगा। तो इसको हम चार्ल्स लॉ की लिमिटेशंस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।